बीबीसी दुनिया में आज देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का पेच। महाराष्ट्र में जोर पकड़ रहा है मराठा आरक्षण का मुद्दा। मराठा समुदाय चाहता है सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण। हिंसक घटनाओं और सियासत के बीच कहां खड़ा है मराठा समुदाय, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं उदित मेहरा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से जुड़े अलग अलग पहलुओं की करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। इसराइल ने गजा के अंदर मौजूद यूएन एजेंसीज के इस्तेमाल के लिए रोजाना 2 लॉरी फ्यूल आने की दी इजाजत। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन में इसराइली ऑपरेशन में 5 फलस्तीनियों की मौत, कई गिरफ्तार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दवान पहुंचे जर्मनी की कई विपक्षी पार्टियों ने उनके दौरे का किया विरोध। अर्दवान ने कहा था इसराइल को एक आतंकवादी देश और हमास को आजादी के लिए लड़ने वाला गुट। दक्षिणी म्यांमार में गांव वालों के अनुसार 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। उनके अनुसार एक स्कूल पर बमबारी से हुई मौत, एक दूसरे बम से 2 चर्च भी हुए तबाह। उत्तराखंड की सुरंग में पिछले 6 दिनों से फंसे 40 मजदूरों को बचाने की कोशिश अब भी जारी। अधिकारियों के मुताबिक गिरते तापमान के कारण हो सकता है उनकी जान को खतरा। उन्हें फिलहाल भेजा जा रहा है खाना, पानी और ऑक्सीजन। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय अपने लिए आरक्षण की वजहों को गिनाते रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय भी उन्हीं में से एक है। कवर स्टोरी में आज उन्हीं की बात। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी लगभग 30% है और ये लोग पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरी और शिक्षा में अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन मांग पूरी नहीं होते देख उन्होंने नया आंदोलन छेड़ दिया है। इस दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, जिन पर राजनीति भी हुई। लेकिन इस मांग के पीछे खेतीगत अर्थव्यवस्था में कई दशकों से जारी बदलाव की प्रक्रिया भी शामिल है। मराठा समाज के एक बड़े तबके को लग रहा है कि विकास की प्रक्रिया में वो कहीं पीछे छूट गया है। देखिए महाराष्ट्र से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से मराठा आरक्षण की मांग उठ रही है, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हो सकी और लोगों में इसका गुस्सा इस साल अक्टूबर में दिखा, जब दंगे हुए, गाड़ियां जलाई गई, विधायकों के घर को भी आग लगा दी गई। इसका केंद्र था मराठवाड़ा। आज भले ही यह आंदोलन हिंसक और आक्रामक हो गया हो, लेकिन इसके पीछे की वजह दशकों का आर्थिक संघर्ष है। मेरा नाम पूजा भागवतराव तारक पाटिल है। मैं राव साहेब दानवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने जालना में बी फार्मा किया, संभाजी नगर से डी फार्मा किया, वहीं अब एम फार्मा भी कर रही हूँ। पूजा तारक मराठा समाज से आती है और जालना जिले के अंतरवाली सराटी में रहती है। यही गांव अब मराठा आरक्षण के आंदोलन का केंद्र बन चुका है। एम फार्मा के लिए जीपैट की एंट्रेंस एग्जाम होती है। मेरा उसमें स्कोर 90 है, लेकिन दूसरी जाति के लोग हैं, उन्हें 40 से 50 नंबर मिले हैं। उन्हें सरकार के कोटे से सीट मिल जाती है। उनकी फीस भी बहुत कम होती है, मगर मेरे लिए कई गुना ज्यादा है। मेरी फीस करीब 60 से 70 हजार है और उन्हें सिर्फ 10 से 12 हजार देना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा फीस देकर पूजा की शिक्षा तो पूरी हो गई, मगर उनके भाई ऋषिकेश का वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना था। मला त्यावेळेस स्कोर आलता। नीट के एग्जाम में मेरा 500 स्कोर आया था, मगर उस वक्त ओपन कैटेगरी को एमबीबीएस के लिए कम से कम 550 स्कोर होना जरूरी था। जो अदर कैटेगरी में थे उन्हें 300 स्कोर भी ठीक था। मुझे एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, मगर वहां की फीस 30 से 35 लाख तक जा रही थी। हम किसान हैं, इतने पैसे देने की हैसियत नहीं है। हर दिन घाटे में जा रही खेती, महंगी होती शिक्षा और नौकरी में जानलेवा कंपटीशन, इन वजहों से मराठा समाज में आरक्षण की भावना तेज हुई है। ज्यादातर असिंचित जमीन पर खेती करने वाले छोटे भूमि धारक किसानों की ऐसी कहानियां मराठवाड़ा के हर घर में है।
ऐसी ही एक कहानी सूखा पीड़ित बदनापुर जिले के सोपान कोलेकर की भी है। आम्ही दोघं भाऊ. हम 2 भाई हैं। परिवार की 3 एकड़ जमीन थी मेरे दादा के जमाने से। उनके 2 बेटे थे, मेरे पिताजी और चाचा। उन दोनों में 1.5 एकड़ का बंटवारा हुआ। अब हम भी 2 भाई हैं। पिताजी के बचे 1.5 एकड़ जमीन का दोनों में बंटवारा हुआ तो कितनी जमीन बची, और वह भी असिंचित। उसमें कितनी भी मेहनत कर लो, फसल बेचकर सालाना 1 लाख रुपए भी नहीं आएगा। बताइए इसमें घर कैसे चलाया जाए। हर पीढ़ी में बंटवारे से कम होती गई खेती की जमीन ये पूरे ग्रामीण भारत की त्रासदी है। उससे घर नहीं चल पाते। सूखे की मार तो मराठवाड़ा सालों से झेल रहा है। आरक्षण को हमेशा जाति या फिर सामाजिक न्याय के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन साथ ही में वो आर्थिक प्रश्न भी है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में बात करें तो वो एग्रीरियन इकोनॉमी यानी खेती की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा जाना जरूरी है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 23 सालों में यानी 2001 से लेकर 2023 तक 41,859 किसानों ने आत्महत्या की है, और ये अभी भी थमा नहीं है। इस साल 2023 में जनवरी से लेकर अगस्त तक यानी 8 महीनों में 1800 किसानों ने पूरे राज्य में आत्महत्या की है, और अकेले मराठवाड़े में 685 किसानों ने अपनी जान ली है। इनमें से ज़्यादातर किसान हम सब जानते हैं कि स्मॉल लैंड होल्डर्स यानी अल्प भूधारक हैं, और गायकवाड़ कमीशन ने कहा था कि महाराष्ट्र में इनमें मराठा समाज के किसानों की संख्या ज़्यादा है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज 30% से भी ज़्यादा है, और इस समाज के ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। संख्या के कारण उसे राजनीति और कोऑपरेटिव जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा हिस्सेदारी मिली। महाराष्ट्र के आज तक के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद इसी समुदाय से हैं। मगर इसमें से एक छोटा सा तबका अमीर है और इसका एक बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया है। उनकी नौकरी और आरक्षण की मांग 40 सालों से है। 1982 में मराठा आरक्षण के लिए पहला मोर्चा निकला था। जून 2014 में तब की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने मराठा समाज को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया। नवंबर 2014 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी। फिर 2018 में जस्टिस गायकवाड़ कमीशन के रिपोर्ट के बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठा समाज के लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी SEBC में 16% आरक्षण दिया। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाई, जो अभी तक कायम है। मग काय हे आरक्षण घेतल्याशिवाय राहायचं नाही। अब इस बार आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं गरीब किसानों के हाथ में है। मनोज जरांगे पाटिल सितंबर महीने में अंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन पर बैठे। 30 सितंबर को पुलिस कार्रवाई हुई तो भावनाएं भड़क गई। पूरे राज्य में मराठा समाज सड़कों पर उतरा। नवंबर में जरांगे ने फिर से अनशन शुरू किया तो मराठवाड़ा में हिंसा भड़क गई। मनोज जरांगे जो मांग कर रहे हैं वो अलग है। मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घ्या। महाराष्ट्र में खासकर विदर्भ और कोंकण में कुणबी समुदाय को OBC में आरक्षण मिला है। अब जरांगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए, फिर वो OBC आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। मगर इससे OBC समाज नाराज हुआ है। 54% जो OBC समाज है, जिसमें महाराष्ट्र में 370-75 जनजातियां है, उसके लिए 27% आरक्षण है, जिसमें अगर मराठा समाज आकर बैठता है तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मराठा समाज को अलग से आरक्षण देना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा बेहद पेचीदा बन गया है। मराठा और OBC समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। इसका राजनीति और नजदीक आ गए चुनाव पर गंभीर असर तो होगा ही, मगर आर्थिक समस्या से ज्यादा अगर राजनीति को अहमियत दे दी गई तो संघर्ष और भी गहरा हो सकता है। मयूरेश कोंडूर, BBC, जालना। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण देने का खट्टर सरकार का फैसला भी रद्द कर दिया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में एक सुरंग में फंसे करीब 40 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 6वां दिन है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है।
अधिकारी इसके लिए कोई टाइमलाइन भी नहीं दे रहे हैं। उधर मजदूरों के परिजन बाहर उनके सही सलामत निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पूरी जानकारी हमारे संवाददाता जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में। मायूसी और उम्मीद के बीच बैठे ये मजदूर सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें कभी उम्मीद हाथ लगती है तो कभी मायूसी। जो मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इस टनल में काम कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके भाई कब बाहर निकाले जाएंगे। उनको कुछ ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ उनसे कहा जा रहा है कि काम चल रहा है और तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन जब हम और लोगों से बात करते हैं जो वहाँ काम करके बाहर आए हैं, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि काम की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है, क्योंकि एक पाइप को अंदर करने के लिए कम से कम उनको 3 से 4 घंटे लगते हैं। कितने पाइप्स अंदर ले जाए जाएंगे ये कहना मुश्किल है, और इसीलिए जो अब लोग क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से लोग, उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं, जिनके लोग यहाँ फंसे हुए हैं, और वो सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। उनको यहाँ से, इस एरिया से अंदर उधर तक जाने की इजाज़त नहीं है, उनके पास पासेस भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ख़ास लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको पासेस दिए गए हैं और वो अंदर जाके अपने रिश्तेदारों से एक पाइप के थ्रू बात करते हैं। और एक ऐसी ही सज्जन से हमने बात की जो बिहार से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार, उनका कज़न वहाँ पर है, उनका चचेरा भाई है, वो सेफ़ है। अभी तक ये पता चला कि बात हुई थी, तो वहाँ पे ये बोला गया, उन्होंने वहाँ से आवाज़ ये आएगी हम लोग सभी सुरक्षित हैं। आपने पास बनवाया है? नहीं, मेरा पास है, अभी कमरे में रखा हुआ है। आप जाएंगे अंदर बात? जाएंगे, मैं जाऊँगा, बात करूँगा। कितनी बजे? जी, कितने बजे जाएंगे वहाँ? यहाँ मैं अभी तो बात हो गई है मेरे एक भाई से, अभी मैं फिर जाऊँगा दोबारा, शाम तक जाना होगा मेरा। तो जो जिनसे बात हुई वो क्या कह रहे हैं? वो ये बता रहे कि बात करी थी, वो सभी सुरक्षित है अंदर, वो सही भी बता रहे कि हम लोग सही हैं। उनकी मानसिक हालत क्या है? मानसिक हालत क्या, डरे हुए हैं, 5 दिन से हैं अंदर, तो काफ़ी घबराए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि बस हमें निकालो। हमारी डे ड्यूटी थी, उनकी नाइट ड्यूटी। तो आप डे ड्यूटी में, आप वहाँ से टनल से आप जब वो निकल के आते तब आप जाते? उस दिन छुट्टी थी, संडे पड़ गया था ना। अच्छा, दीपावली की छुट्टी। ये जो टनल है, ये 4,500 मीटर लंबा टनल है। ये एंट्रेंस है और यहाँ पर 200 मीटर के करीब काम हो चुका है, और 200 से 270 मीटर के बीच में जो मलबा गिरा है, और उसके बाहर जो टनल है उसमें 4,500 मीटर तक लंबा टनल है, जिसमें बता रहे हैं कि 2,500 मीटर तक जो है वो काम हो चुका है। इसलिए जो 40 मज़दूर फंसे हुए हैं वो इस 2,500 मीटर के आसपास वो घूम सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। और उसके बाद जो उस तरफ का जो टनल है उसमें भी काम हुआ है, लेकिन जो बीच का 400 मीटर का जो एक एरिया है वहाँ पर अभी काम नहीं हुआ। वो टनल इधर से भी आ रहा है, इधर से भी खुदाई हो रही है। बीच में एक 400 मीटर का एरिया है जहाँ पर पहाड़ी है, अभी उसमें खुदाई उसके अंदर होनी है, तो इसलिए उनको सिर्फ इधर से ही लाया जा सकता है, उस दूसरी तरफ से नहीं लाया जा सकता। अंदर में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी अभी स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, साइकोलॉजिकल कंडीशन उनका कैसा है? दे आर सेफ एंड साउंड, हेल एंड हार्टी। अभी ऐसी किसी की कोई मुझे ऐसी सूचना नहीं है इल होने की, सब ठीक हैं और उनको प्रॉपर तरीके से रसद पानी जो है सब सप्लाई किया जा रहा है। उनसे संपर्क बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है। किस तरह से संपर्क है? क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू हम उनसे बात कर रहे हैं और उसी के थ्रू जो उनको जो भी फूड और वाटर है वो वहीं से पहुंचाया जा रहा है। जब अधिकारियों से हमने बात की कि कोई आपके पास टाइमलाइन है, तो वो इसको ठीक से अभी इसका जवाब नहीं दे पा रहे। उनको आशा है कि आज शुक्रवार को आधी रात के बाद या अगली सुबह शायद वो रेस्क्यू कर पाएँ जो मज़दूर फंसे हुए अंदर। और खबर है कि भारतीय वायुसेना ने बचाव कार्य के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट को इंदौर से देहरादून लाने के लिए C-17 जहाज को तैनात किया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना की छापेमारी से कुछ वक्त पहले ही हमास के नेता गजा के सबसे बड़े अस्पताल से चले गए थे। इसराइल जोर देकर कह रहा है कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है, लेकिन वो अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। बेंयामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस बात के भी संकेत मिले हैं कि बंधकों को इस इलाके से दूसरी जगह ले जाया गया है। देखिए यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता योलान नेल की यह खास रिपोर्ट।
इजरायली सेना का कहना है कि ये शिफा अस्पताल में सुरंग का पहला सबूत है, लेकिन वो इमारत के नीचे हमास के जिस बड़े अंडरग्राउंड कमांड सेंटर के छिपे होने की बात कह रहे थे, उसका कोई सबूत पेश नहीं किया। हमास और डॉक्टरों ने भी उसकी मौजूदगी से इनकार किया है। एक इजरायली सैनिक ने हथियारों का जखीरा भी दिखाया और कहा कि ये परिसर से मिले हैं। हम इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। सैकड़ों फलस्तीनी बिना बिजली के अस्पताल के अंदर फंसे हुए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उसे यहूडिट वाइस का शव एक नजदीक के घर में मिला। वो उन लगभग 240 बंधकों में शामिल थी जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बना लिया था। उनका मानना है कि यहाँ और भी बंधक थे। We had strong indications that they were held in the Shifa hospital, which is one of the reasons we entered the hospital. If they were taken out. We have intelligence about the hostages. इजराइल ने गजा पट्टी की ज्यादातर आबादी को दक्षिणी गजा में शरण लेने के लिए कहा था। वहाँ भी हालात बिगड़ रहे हैं। इजराइल अपनी कार्रवाई का विस्तार वहाँ भी करना चाहता है। ऐसे में उसने हजारों लोगों को अपना घर और शरणार्थी कैंप छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। आप मुझे अपना परिचय देने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं उन लोगों की तरह ही एक नागरिक हूं जो भागकर दक्षिण की ओर आ गए थे। अब वो हमें चले जाने के लिए कह रहे हैं। हम कहां जाएं? हम जानना चाहते हैं कि हमें कहां जाना चाहिए। जंग में पहली बार इजराइल ने इस हफ्ते यूएन की गाड़ियों के लिए थोड़ा ईंधन अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन दूरसंचार कंपनियों, अस्पतालों या पानी और सीवेज पंपिंग के लिए ईंधन नहीं भेजा गया। अगर ईंधन अंदर नहीं आया तो उसकी कमी की वजह से लोग मरने लगेंगे। Now, exactly as from when, I don't know. ये जल्दी ही होने वाला है। Rather soon than later. और यूएन ने कहा कि ईंधन की कमी की वजह से रफा क्रॉसिंग के जरिए किसी तरह की मानवीय मदद गजा के अंदर नहीं आ पाएगी। इस क्रूर जंग के 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है और मानवीय आपदा गहराती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम सोमवार को फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।